प्रस्ताव 1942। इस प्रस्ताव क्या था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, इस प्रस्ताव क्या था ये जान लीजिए पहले। इस प्रस्ताव क्यों आया, इसलिए आया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो आप लोग समझ रहे होंगे, आगे आ जाइए। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, आगे आ जाइए। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय आप देखेंगे कि जो देश थे वो क्या हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो में बटे हुए। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, एक तरफ से जर्मनी और एक तरफ से इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो मित्र राष्ट्र थे, कौन कौन थे उसमें? इंग्लैंड था, अमेरिका था और उसके बाद फिर जर्मनी उसमें धुरी में था। अमेरिका था, इंग्लैंड था, चीन था, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मित्र राष्ट्र थे। तो इन लोगों ने कहा कि जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान बहुत मजबूत स्थिति में था और वो कई देशों को जीतते हुए भारत के बगल में बर्मा को भी आके जीत लिया जापान ने। अब भारत के बगल में बर्मा आप देख ही रहे हैं कहाँ, बहुत नजदीक। यहाँ पे भारत में आप देखेंगे बर्मा यहीं पे है ना, यहीं पे म्यांमार यहीं पे है ना बगल में। यहाँ तक जापान ने यहाँ तक विजय प्राप्त की। अब इसके लिए भारत के लिए खतरा बन गया जापान, भाई यहाँ बगल में आके बर्मा को जीत लिया है तो यहाँ खतरा बनता चला जाता है। उसी को देखते हुए जो है तब जो मित्र राष्ट्र जो थे वो ब्रिटेन पर दबाव बनाने लगे। ब्रिटेन पर दबाव बनाने लगे, कहने लगे कि मतलब जो है अब भारत को भी जो है कुछ सुधारात्मक पहल किया जाए भारत के साथ। तब ब्रिटेन ने क्या किया, क्रिप्स प्रस्ताव होता है, तब जो है उसने क्या किया था, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। ठीक, क्यों भेजा जानेंगे, इस पर जो है मित्र राष्ट्र जो थे, मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, जैसे कि उसमें ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था, चीन था। इन लोगों ने दबाव डाला इस पर इंग्लैंड पर कि जो है भारत के लिए भी आप कुछ करिए। भारत क्योंकि अमेरिका भी उसी के उपनिवेश से पहले आप स्वतंत्र हो गए थे, तो अब चाह रहे थे कि भारत भी उसी में स्वतंत्र हो जाए। तो उन्होंने कहा मित्र राष्ट्रों ने कि मतलब धीरे धीरे भारत को भी आप जो है क्या करिए, सुधारात्मक पहल दीजिए। तब इसने जो है क्रिप्स मिशन लाया। क्रिप्स मिशन जो आता है 11 मार्च को क्रिप्स मिशन बनाया गया, घोषणा की गई 11 मार्च को जो है 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की क्या की गई, घोषणा की गई। और 23 मार्च को जो है 23 मार्च 1942 को ये भारत आया। 23 मार्च 1942 को ये भारत आया और इसने जो है 30 मार्च 1942 को क्या किया था, इसने जो है बाकायदे अपनी चीज़ों को बताया कि क्या क्या हम भारत के लिए करेंगे। क्रिप्स मिशन जो आया था क्या भाई वो सुधारात्मक पहल लेकर के आया था। अब इसमें जो कहा, इसने कहा कि पहली बात कि भारत को हम एक संघ बनाएंगे और उसको जो है भारत का जो संघ बनेगा वो डोमिनियन स्टेट के उसमें रहेगा, मतलब डोमिनियन स्टेट की तरह ही रहेगा। डोमिनियन स्टेट आप लोग समझ रहे हैं, अधिराज्य होता है। डोमिनियन स्टेट मतलब कि उसी के इंग्लैंड के अंडर में रहकर ही कार्य करना। डोमिनियन स्टेट मतलब होता है अधिराज्य होता है। तो पहली बात इन्होंने किया कि भारत एक संघ होगा और जो क्या होगा, डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसे क्या दिया जाएगा, डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और इसके बाद ये कहा गया कि जो है अब भारत को जो है प्रतिनिधि मूलक संविधान का निर्माण किया जाएगा और उसमें जो है भारत जो ब्रिटिश राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, भारतीय रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं, ये लोग जो है उसमें भाग लेंगे संविधान बनाने में। उसके संविधान का निर्माण किया जाएगा। लेकिन उसमें ये कहा गया कि जो है अब इसी में देखिए क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। संविधान में ये कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांतों मतलब ब्रिटिश पे जिस पे कब्जा था ब्रिटेन का, वो ब्रिटेन प्रांत बोलता था। तो ब्रिटिश प्रांत के जो लोग हैं, जो रियासतों के लोग हैं, रियासत मतलब राजा के अंडर में जो लोग हैं, ये लोग जो है अगर चाहे नया संविधान जो बन रहा है इसको अगर चाहें तो उसमें संविधान को अपना सकते हैं, और अगर नहीं चाहते हैं तो जो पुरानी प्रक्रिया जो संविधान की है इस समय वर्तमान में चल रही है उसको मान लें, या फिर वो अपने राज्य जो है अलग अलग संविधान बना सकते हैं। अब ये चीज़ क्या हुई, ये बांटने वाली बात हो गई कि अब भाई हर राज्य जो है अपना अलग अलग संविधान थोड़ी बनाएगा, उससे क्या होगा, अलग अलग संविधान बनाएगा तो टूटेगा ना राज्य। तो इस नाते इसने क्रिप्स मिशन में कहा गया कि जो है प्रतिनिधिमूलक संविधान होगा और उस संविधान में जो है ब्रिटिश प्रांत के लोग और देसी रियासतों के लोग
जो है मिल करके संविधान का निर्माण करेंगे। और इस संविधान में ये कहा गया कि जो है ये संविधान जब बन जाएगा तो उनके ऊपर होगा, ब्रिटिश प्रांत के लोगों के और भारतीय रियासतों के ऊपर, कि ये जो नया संविधान को अपनाएं। और अगर नहीं भी अपनाते हैं तो वर्तमान में जो संविधान जो चल रहा है कानून, उसको अपना सकते हैं, या तो राज्य अलग अलग से अपना संविधान बना सकते हैं, ये बात है। और उसमें तीसरी बात जो थी, नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारतीय रक्षा का उत्तरदायित्व जो होगा वो किसके पास होगा? ब्रिटेन। मतलब जब तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चलेगा, जब तक हम विजयी नहीं होंगे, तब तक जो है उसका उत्तरदायित्व किसके पास होगा? ब्रिटेन के पास होगा, रक्षा का उत्तरदायित्व। मतलब अब युद्ध लड़ने का उत्तरदायित्व जो होगा रक्षा का, ये सब किसके पास होगा? ब्रिटेन के पास होगा। तो ये तीन चीज़ें इसमें कही गई। ये जो क्रिप्स मिशन था, तीन चीज़ें कही गई थी, और ये तीन चीज़ें आपको ध्यान देना है, कभी कोई पूछ लेता है। और जो है इसमें क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका विरोध किया। दोनों ने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि आप जान रहे हैं डोमिनियन स्टेट, वही पुरानी चीज़ें कर रहे हैं। ये डोमिनियन स्टेट की फिर बात कर रहे हैं, अधिराज्य की बात। हम उसके अंदर में पहले से ही है, क्या करना, फिर उसी में रह करके और संघ बना करके जब रहना है आपके अंदर में ही, तो इनको नकार दिया गया। और मुस्लिम लीग को अपना पुकार ही रही थी कि हम पाकिस्तान के अलावा और कुछ नहीं, वो अपना वो उसी नाते नकार दी। और भारतीयों ने इस नाते कहा उसको कि जो है जब डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही है और फिर अलग अलग राज्यों को संविधान बनाने की बात की गई, तो इसको लेकर के भी विरोध हुआ। तो इस नाते इसी में महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव पर एक स्टेटमेंट दिया था कि दिवालिया होने वाले बैंक का यह उत्तर दिनांकित चेक है। मतलब बैंक दिवालिया हो गया है और उसका उत्तर दिनांकित चेक है, ये किस प्रस्ताव को था। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी पूछा गया काफ़ी बार कि मतलब जो है दिवालिया पोस्ट डेटेड चेक भी जिसे कहा जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, और या उसी को दिवालिया होने वाले बैंक के उत्तर दिनांकित चेक भी कहा। ठीक, तो ये चीज़ें थी। अब ये पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि क्रिप्स मिशन जो है जब आया था तो उसमें कांग्रेस की तरफ से कौन उससे बात किया? तो उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये दो लोग जो थे ये क्रिप्स मिशन से बात किए थे। बात के लिए मतलब कांग्रेस की तरफ से ये बात हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मतलब कौन क्रिप्स मिशन आया तो बात किए थे। क्रिप्स मिशन आप लोग समझ गए क्या है? क्रिप्स मिशन जो है ये क्यों आया था? क्रिप्स मिशन जब आया, जब क्योंकि वर्ल्ड वार चल रहा था, तभी जो है क्या हो रहा था, जो जापान की शक्ति बढ़ रही थी और जापान कहाँ तक? भारत के म्यांमार तक। अब यहाँ तो जो है मित्र राष्ट्र जो देश थे, अमेरिका हुआ, चीन हुआ, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने दबाव देना शुरू किया किस पर? इंग्लैंड पर, कि जो है भारत पे भी जो है कुछ रियायतें दी जाए। तो इसी को लेकर के क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में 3 प्रावधान शुरू किए गए। पहला क्या था? पहला ये था कि डोमिनियन राज्य का दर्जा जो संघ बनाया जाए और उसको डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और इसके बाद दूसरा जो था संविधान का निर्माण कराया जाए, और संविधान को जो है अब इसी में पहले में ही था जो है कि इसमें जो तो दूसरा जो था, और तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि जो रक्षा प्रणाली है, जब तक हम वर्ल्ड वार जो है जीत नहीं जाते तब तक जो भारत की रक्षा प्रणाली किसके? हमारे कब्जे में। ठीक, 3 पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट था, 3 पॉइंट याद रखना है। और इसके बाद फिर ये 3 चीज़ इसको लिख लीजिए ऐसे ही। क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान बहुत तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा था। बहुत तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा था और अपनी शक्ति बढ़ा रहा था तब मित्र राष्ट्रों ने बढ़ा रहा था। तब मित्र राष्ट्रों ने
मित्र राष्ट्रों ने जैसे अमेरिका, मित्र राष्ट्रों ने जैसे अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर यह दबाव डाला, ब्रिटेन पर यह दबाव डाला कि भारत में भी कुछ सुधारात्मक पहल किया जाए, कुछ सुधारात्मक पहल किया जाए, सुधारात्मक पहल किया जाए, सुधारात्मक पहल किया जाए। इसी के तहत 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई। इसी के तहत 11 मार्च 1942 के तहत क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई, क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई, क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई। और 23 मार्च 1942 को और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। और 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसकी मुख्य बातें निम्न हैं, जिसकी मुख्य बातें निम्न हैं, जिसकी मुख्य बातें निम्न हैं। पहला लिख लीजिए, युद्ध के बाद भारत को पहला पॉइंट लिखिए, युद्ध के बाद भारत को भारतीय संघ बनाने, भारतीय संघ की स्थापना करने, ऐसे लिखिए, भारतीय संघ की स्थापना करने और उसे डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, और उसे डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। संघ की स्थापना करने और उसे डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इसी में एक और प्रावधान था, लिख लीजिए, कि यह राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। यह राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है, ऐसा अधिकार इसके पास रहे। यह राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है, ऐसा अधिकार इसके पास रहे। इसके बाद राष्ट्रमंडल से अलग रहेगा, ऐसा अधिकार इसके पास रहेगा, ऐसा अधिकार इसके पास रहेगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का, युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से चुने हुए प्रतिनिधि, तथा देशी रियासतों से, ब्रिटिश प्रांतों से चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों से प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों से चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे। देशी रियासतों से चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होंगे।
यदि ये लोग देखिए, यदि ये लोग नया संविधान स्वीकार नहीं करते हैं, यदि ये लोग नया संविधान स्वीकार नहीं करते हैं, ये लोग नया संविधान स्वीकार नहीं करते हैं, तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। तो वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाने का अधिकार होगा। और नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांत, नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना संविधान बनाने की आज्ञा होगी, अपना नया संविधान बनाने की आज्ञा होगी, अपना नया संविधान बनाने की आज्ञा। मतलब ये जो है कि प्रतिनिधिमूलक संविधान बनेगा, और संविधान जो है जो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि हैं, जैसे ब्रिटिश सरकार के अंदर जो राज्य थे उसी को ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि कहा जाता था, और जो रियासतों जो राजा के अंदर में थे उसे रियासतों के प्रजा कही जाती थी, जनता। तो रियासतों के प्रतिनिधि और प्लस ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि दोनों मिल करके जो है संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन जो संविधान जो होगा, अगर उस नए संविधान को अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो क्या होगा, तो वर्तमान में जो कानून या संविधान चल रहा है, या तो उसको माने, या तो इनके लिए ये भी व्यवस्था थी कि हर राज्य जो है अपना नया संविधान बनाए। तो इसी को लेकर जो है क्या हुआ, इसी को लेकर विरोध हो गया। भाई हर राज्य कैसे संविधान, अलग अलग संविधान कैसे चल पाएगा, वो तो बांटने वाला काम कर रहे थे। फिर तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक, नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा नए संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के पास होगा। रक्षा की उत्तरदायित्व किसके पास होगा, ब्रिटिश सरकार के पास, ब्रिटिश सरकार के पास होगा। फिर आगे लिखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कृषि प्रस्ताव का विरोध किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कृषि प्रस्ताव का विरोध किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया, कृषि प्रस्ताव का विरोध किया। गांधी जी ने कृषि प्रस्ताव पर एक स्टेटमेंट दिया, तो उसको लिख लीजिए। महात्मा गांधी ने कृषि प्रस्ताव को कहा था, महात्मा गांधी ने कृषि प्रस्ताव को कहा था, महात्मा गांधी ने कृषि प्रस्ताव को कहा था। लिखिए, दूसरे मोटे पेन से लिखिएगा, दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। और ये बताइए कि जो है अगस्त प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, कल बताए थे। अगस्त प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, जंग लगी कील के समान। ऐसे याद रखिए ना, इस चीज को नहीं याद आ रहा है, इसको जोड़ लेना चाहिए। इसमें क्या कहें, दरवाजे पर जंग लगी कील के समान। मतलब अगस्त प्रस्ताव को उन्होंने ये कहा था कि दरवाजे पर जंग लगी कील के समान। और इन्होंने कृषि प्रस्ताव को ये क्या कह रहे हैं गांधी जी, कि जो है वो स्टेटेड चेक भी कहेंगे।
इसको कभी कभी वहीं पे लिख लीजिएगा पोस्ट डेटेड चेक या दिवालिया होने वाले बैंक के उत्तर दिनांकित चेक, या उसी को ब्रैकेट में लिख लीजिए पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक या दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। ठीक, इसी को पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन के साथ लिखिए और आगे, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ताकार, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मतलब जब क्रिप्स मिशन आया था तो कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, वो अलग थे, ये अबुल कलाम आजाद। वो एपीजे थे, ये अबुल कलाम है, अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक अभी देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे अबुल कलाम आजाद ही करना है, अबुल कलाम आजाद। ये दो लोग क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था इसका क्या किए थे, ये लोग क्रिप्स प्रस्ताव में जो है वार्ताकार नियुक्त किए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद। कभी भी पूछेगा कि क्रिप्स प्रस्ताव जब आया तो कौन वार्ताकार नियुक्त किया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आजाद, दो लोग जो है वार्ताकार नियुक्त किए गए। अगर वार्ताकार मतलब बात करने के लिए, वार्ताकार नियुक्त किए गए। वार्ताकार ऐसे लिख लीजिए, वार्ताकार नियुक्त किए गए थे। अब इसके बाद अगला पहुंचेंगे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है मेंस के लिए भी, पीटी के लिए भी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया और क्या इसका मतलब था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन देखिए, पहले भूमिका इसकी देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था वही उसी को लेकर के कि आप देखेंगे कि अभी अगस्त प्रस्ताव आया, फिर क्रिप्स मिशन आया और दोनों क्या हो गए, अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन दोनों नकार दिए गए भारतीयों के द्वारा। दोनों जो है भारतीयों ने नहीं माना, मतलब अंग्रेजों ने कुछ सुधार करने के लिए दिया और जो है अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन दोनों को भारतीयों ने नहीं माना। और इधर आप देख रहे हैं दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा है और इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्थिति और दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि देखिए कि जापान जो है कहाँ पर पहुँच गया था, बर्मा के पास लड़ते जीतते हुए, मतलब सिंगापुर को जीता, फिर मलाया को जीता, फिर सिंगापुर को जीता और फिर म्यांमार जो है भारत में एकदम सटे। तो ये स्थिति बन गई थी, कभी भी भारत पर वो अटैक कर सकता है। तो इस स्थिति में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा भाई, अंग्रेजों से कहा कि जो है भारत को जापान के लिए मत छोड़ दीजिए। भारत अंग्रेजों से कहे, गांधी जी ने कहा था, स्टेटमेंट है कि जो है भारत को जापान के लिए मत छोड़ दीजिए और भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, मतलब कौन कहा, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों से कहा कि ये जो भारत है ये जापानियों के लिए मत छोड़िए, ये भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ दीजिए, मतलब आज़ादी हमको दे दीजिए, नहीं तो अब जापानी आकर के यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। इससे अच्छा है कि हमको जो है स्वतंत्र आप कर दीजिए व्यवस्थित रूप से, स्टेटमेंट दिया था। फिर जो है
फिर क्या किया, गांधी जी ने जो है वर्धा एक जगह है, आप देखेंगे गुजरात में, वर्धा में 14 जुलाई 1942, वर्धा जो है ये गुजरात में है। 14 जुलाई 1942 को जो है 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई गांधी जी जो है वर्धा में, जो स्थिति को देख करके कि मतलब द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा है, स्थिति महंगाई भी, भाई वर्ल्ड वार चल रहा था तो महंगाई भी बहुत थी, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ से पैसा वहाँ पे युद्ध में खर्च कर रहा था, महंगाई भी बढ़ रही थी, तो अंदर और स्थिति खराब होती चली जा रही थी। तो इसी को देखते हुए गांधी जी ने जो है एक बैठक बुलाई, कहाँ पर, वर्धा। इसी नाते इसको भारत छोड़ो आंदोलन को वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। कभी पूछ लिया वर्धा प्रस्ताव क्या है, तो यही है भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने कांग्रेस की कार्य समिति को कहाँ बुलाया, वर्धा में बुलाया, वर्धा में बैठक की, और जो है जो कब बुलाया, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में सम्मेलन बुलाया, और वहाँ पर कांग्रेस कार्य समिति से कहा कि जो है वर्धा जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव लाया जा रहा है उसको नकारिए नहीं, मतलब जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसको नकारिएगा नहीं तो मैं जो है देश के बालू से कांग्रेस से बड़ी संस्था बना, मतलब देश के बालू जो बालू होता है उससे हम कांग्रेस से बड़ी संस्था, मतलब कांग्रेस जो थी पार्टी थी उसको मतलब एक कहे कि मतलब इसको जो है क्या हो रहा था, गांधी का विरोध कहीं हो रहा कि इस प्रस्ताव जो जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आने के लिए रखा गया, वहाँ पे वर्धा में बैठक भी कांग्रेस की, और बैठक में ही गांधी जी ने कहा था कि मतलब ये प्रस्ताव जो रखा जा रहा है जो भारत छोड़ो आंदोलन का, ये पास होना चाहिए, अगर ये पास नहीं हुआ तो क्या होगा, तो जो है हम कांग्रेस को छोड़ देंगे और भारत के जो बालू है उससे हम बहुत बड़ी, मतलब एक इंडिकेशन दिए कि मतलब उससे बड़ी संस्था, कांग्रेस से बड़ी संस्था बना देंगे, मतलब छोटे छोटे चीज़ों को लेकर बालू से लेकर के हम जो है एक बड़ी संस्था, कांग्रेस से बड़ी संस्था का निर्माण करेंगे। तो इस पर जो है फिर नेहरू जो है बीच में भारत छोड़ो आंदोलन के मतलब तैयार नहीं थे, लेकिन नेहरू फिर क्या होता है कि जो है 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में जो है क्या किया जाता है, तिलक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तिलक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसी समय नेहरू भी जो है तैयार हो जाते हैं, लेकिन नेहरू जी स्टेटमेंट वहाँ देते हैं, कहते हैं कि हम जलती हुई आग में कूदने जा रहे हैं, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन को उन्होंने कहा कि हम जलती हुई आग में कूदने जा रहे हैं, आग से, मतलब ये कहा कि आग से हम खेलने जा रहे हैं, जलती हुई आग से खेलने जा रहे हैं, और जो है और ऐसे द्विधारी तलवार का हम प्रयोग करने जा रहे हैं कि उस तलवार, दो-धारी तलवार का, कि जिसकी चोट हमें भी लग सकती है। भाई दो-धारी तलवार दोनों तरफ से रहेगी तो क्या होगा, हमको भी चोट लग सकती है। तो इसका इंडिकेशन ये भारत छोड़ो आंदोलन में जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या कहा उन्होंने, ये आग से खेलने जा रहे हैं और द्विधारी तलवार को लेकर हम जा रहे हैं लड़ने। द्विधारी तलवार मतलब दोनों तरफ से, तलवार एक ही तरफ होता है, इधर रहता है अपने बचने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम दो-धारी तलवार लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन में उतर रहे हैं, जिससे क्या होगा, इससे हम खुद घायल हो सकते हैं। उनका इंडिकेशन था, ये लोग तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में ये लोग मान जाते हैं। ठीक, इसके बाद फिर 7 अगस्त 1942 को क्या होता है, मुंबई में जो है ग्वालियर टैंक में कांग्रेस की बैठक होती है। 7 अगस्त 1942 को जो है ग्वालियर टैंक में कहाँ होती है, मुंबई में ग्वालियर टैंक है, वहीं पर कांग्रेस की बैठक होती है, और वहीं पर जो है आप देखेंगे कि जो है उसके अध्यक्ष ये अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय थे, और उसी बैठक में जो है नेहरू के द्वारा जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है लिखा जाता है। तो नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को लिखा था, और जो है प्रस्ताव को इन्होंने क्या किया था, प्रस्ताव को पेश भी इन्होंने किया था, मतलब नेहरू ने क्या किया था, नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लिखा और पेश भी किया, और पेश भी किया था। इन्होंने मतलब भारत छोड़ो आंदोलन
कौन लिख रहा है? नेहरू भी लिख रहे हैं और पेश भी वही कर रहे हैं। और जो है आप देखेंगे कि इसका समर्थन कौन किए थे? भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव का समर्थन, प्रस्ताव का समर्थन ये कर रहे हैं वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हो रहा है? ग्वालियर टैंक महाराष्ट्र में, ग्वालियर टैंक महाराष्ट्र में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और उसमें अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। उसी जो है कांग्रेस का अधिवेशन में जो है कि क्या लाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया चलाने के लिए। तो प्रस्ताव जो लाए थे वो कौन लिखा था? नेहरू ने लिखा था और प्रस्ताव भी इन्होंने ही पेश किया। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने लाया था और पेश किसने किया था? नेहरू ने किया था। और प्रस्ताव का समर्थन कौन किए थे? वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया। ठीक, वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। अब इसके बाद जो है गांधी जी ने यहाँ पर एक जो है मंत्र दिए थे, करो या मरो। इसी में नारा था उनका, करो या मरो, डू या डाई। करो या मरो का नारा दिया। और करो या मरो का नारा मतलब क्या था? कि मतलब ये था कि हम आज़ादी को हर ढंग से लेने का प्रयत्न करेंगे। मतलब कोई ये नहीं है कि हम यहाँ पर अभी तक क्या थे? हिंसा, अहिंसा की बात करते थे, हिंसा की बात नहीं करते थे। डायरेक्ट तो नहीं कहे कि हिंसा पर, बाद में कहें कि अहिंसा नहीं करना है इसमें। लेकिन डू या डाई मतलब क्या है? मतलब कि मर जाइए, मतलब उसकी आज़ादी के लिए ये या मर जाइए। तो ये कहे कि जो है करो या मरो, मतलब कि जो है कि आज़ादी के प्रयत्न के लिए हमें जो भी करना पड़े उसके लिए आप तैयार रहिए, लेकिन आज़ादी मिलनी चाहिए। करो या मरो का नारा इसी में गांधी जी ने दिया था। कहाँ? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। और जो है इसमें जो है कुछ बातें इन्होंने बताई, जो निर्देश दिया। इन्होंने कहा जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो लोग नौकरी ना छोड़ें। जो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ तो इन्होंने कहा कि जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो जो है सरकारी नौकरी ना छोड़ें, वो कांग्रेस के प्रति जो है क्या करें? निष्ठावान बने रहें। कांग्रेस के प्रति वो निष्ठावान बने रहें, जो है नौकरी, सरकारी नौकरी ना छोड़ें। और फिर विद्यार्थियों को कहा उन्होंने कि स्कूल कॉलेज आप मत छोड़िए। स्कूल कॉलेज तभी छोड़िए जब क्या करें? जब तक मतलब आज़ादी जब तक नहीं मिल जाती है तब तक आप अडिग रह सके, तभी आप विद्यालय छोड़िए। मतलब आप विद्यालय छोड़ करके और फिर जाके विद्यालय मत ज्वाइन करिए। आप एक बार विद्यालय छोड़ दिए तो जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक आपको वहाँ पे जो है स्वतंत्रता के प्रति आपको लड़ना होगा। ऐसा आप कर सकते हैं तब छोड़िए विद्यालय, नहीं तो नहीं छोड़ना। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या कहा कि जो है आप सरकारी कर्मचारियों को कहा कि आप नौकरी मत छोड़िए, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठावान बने रहिए। और विद्यार्थियों को कहा कि आप जो है स्कूल और विद्यालय जो है नहीं छोड़िए, लेकिन अगर छोड़िए तो क्या है? आज़ादी तक आपको निष्ठावान वहाँ बनना रहेगा। मतलब जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती है तब तक आप वहाँ बने रहिए, तभी आप विद्यालय छोड़िए। नहीं तो आप पढ़ने का काम करिए और आज़ादी के लिए अगर आज़ादी लेना है तो आज़ादी तक आपको लड़ना होगा, तभी आपको वही विद्यार्थी आज छोड़े। तीसरा पॉइंट था जो राजा महाराजा हैं वो भारतीय जनता के प्रति जो क्या करें? अपनी प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। जो जनता है उसकी जो है आप प्रभुसत्ता स्वीकार करें। मतलब राजा महाराजा को कहा कि जनता की प्रभुसत्ता को आप स्वीकार करें। और जो रियासत में रहने वाले लोग हैं, जो रियासत में रहने वाली जो जनता थी, उन्हें अपने भारत का अंग अपने आप को घोषित कर लेती। ये 3-4 चीज़ें इन्होंने कही थी। मतलब इसमें जब चल रहा था ये आंदोलन चल रहा था। अब इसके बाद फिर आप देखेंगे इसमें फिर क्या? हाँ, कृषकों के बारे में बोले क्या बोले? हाँ, इसको के बारे में बोले हैं। और उनके मतलब जो 3-4 पॉइंट है हम बता दिए। इसको के बारे में बोले हैं। रियासतों जो ये जनता जो थी, रियासतों में रहने वाली जनता थी, उसके बारे में भी कहे इन्होंने। कई चीज़ों के बारे में बताया इन्होंने यहाँ पे कि मतलब इस तरह से इस मूवमेंट में करना है। ठीक, अब इसके बाद जो है आप देखेंगे कि क्या हुआ? 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू कर दिया। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू कर दिया गया। अब इसी पर जो है अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया तो उन्होंने जीरो हावर करके एक क्या कर दिया?
जीरो आवर करके ऑपरेशन लागू कर दिया। जीरो आवर करके ऑपरेशन लागू कर दिया। और उस ऑपरेशन से क्या किया गया कि जो है जितने गांधी जी के साथ जितने बड़े नेता थे सबको बंद कर दिया गया जेल। जीरो आवर जो है कभी भी पूछेगा जीरो आवर कहाँ प्रयोग किया गया था, तो इसी भारत छोड़ो आंदोलन में प्रयोग किया गया था। जीरो आवर के द्वारा जो है क्या किया गया कि जो है जितने गांधी जी के साथ जितने बड़े नेता थे सबको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अब जेल के अंदर बंद कर दिया गया, ये पूछता है कहाँ कहाँ कौन बंद थे, तो ये जो है आप देखेंगे कि गांधी जी के साथ कौन कौन थे। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू, उनकी पत्नी का क्या नाम था गांधी जी के, कस्तूरबा गांधी थी, और कौन था, सरोजिनी नायडू थी, और आगरकर। ये मतलब 4-5 लोग थे इसमें जो महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी, और इसके बाद गांधी, और जो है सरोजिनी नायडू। ये 4-5 मतलब ये मुख्य लोग जो थे, ये आगा खां पैलेस, पूना में आगा खां पैलेस है, वहाँ पर ये लोग बंद कर दिए। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो है कुछ लोग जो है कहाँ पर बंद थे, अहमदाबाद, कहाँ पर बंद थे, हजारीबाग जेल में जो है जयप्रकाश नारायण बंद थे। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण बंद थे, और जो है नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, और जो सी गोपालाचारी, कृपलानी, और जो है प्रफुल्ल चंद्र घोष, ये लोग अहमदनगर। ये लोग कहाँ थे, ये लोग अहमदनगर थे। ठीक, तो इसमें जो है आपको ये देखना है कि गांधी, सरोजिनी नायडू, और जो है उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, और कौन था, महादेव देसाई, ये लोग कहाँ पर बंद थे, आगा खां पैलेस। और जो है नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, इसके बाद फिर देखेंगे पट्टाभ सीताराम रमैया, और जेपी कृपलानी, और प्रफुल्ल चंद्र घोष, ये लोग जो है कहाँ पे बंद थे, ये लोग किस जेल में बंद थे, अहमदनगर जेल। ये लोग अहमदनगर जेल में बंद थे। और जो है राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के बागीपुर जेल में बंद। ये लोग जो है सब लोग मतलब ऑपरेशन आवर के तहत जो है सब लोग बंद कर दिए गए। अब इसी में देखेंगे कि गुप्त रेडियो का प्रसारण भी हो रहा था, क्योंकि भाई उस समय जो संस्था थी सुनने की वो गुप्त रेडियो ही थी। रेडियो के द्वारा ही क्या होता था, तो रेडियो के द्वारा ही भाई जानकारी होती थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत दिन, 1-2 दिन के बाद यहाँ अपने इधर क्षेत्र में पता चला कि भारत भी आज़ाद हो गया। जो रेडियो सुनते थे उनको जानकारी मिली थी, तो रेडियो के ही माध्यम, आज तो मोबाइल और ये सब टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन पहले ये सब थी नहीं, रेडियो से ही। तो रेडियो के माध्यम से जो है संबोधित करते थे। कौन कौन करता था, राम मनोहर लोहिया जो थे, ये बराबर जो है रेडियो से प्रसारण देते थे बराबर। और जो है आप देखेंगे उसी में एक लेडीज थी, उनका नाम क्या था, क्या नाम, हाँ, जो इन्होंने जो है कस्तूरबा गांधी, ये तो यहाँ पे थी, उषा मेहता जो है, उषा मेहता ही थी। उषा मेहता जो है भूमिगत रेडियो का संचालन, मतलब भूमिगत छुप करके जो है रेडियो का प्रसारण कर रही थी। उषा मेहता हो गई, राम मनोहर लोहिया हो गए, ये सब रेडियो का प्रसारण कर रहे थे दोनों लोग। इससे मतलब जो आंदोलन चल रहा था उसको मतलब देश को जगाने के लिए एक तरह से काम कर रहे थे। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से जो है छूटकर भाग आए थे, वहाँ से जो है भाग आए थे हजारीबाग जेल से, और आकर के यहाँ नेतृत्व किया था। तो ये सब लोग थे। और इसके बाद देखेंगे कि 6 मई 1944 को क्या होता है कि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। 21 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे, और उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई, तब जो है 44 में इनको छोड़ दिया गया गांधी जी। और उसी आगा खां पैलेस में आप देखेंगे कि कस्तूरबा गांधी जो इनकी पत्नी थी, और इनके जो क्या नाम थे, महादेव देसाई जो इनके सचिव थे, ये दोनों लोग की मृत्यु वहीं पर हो गई। यहाँ पूना में जो आगा खां पैलेस था, इसी में इनकी पत्नी भी मर गई थी बीमारी के कारण, और इनके जो सचिव थे महादेव देसाई, ये 2 लोगों की मृत्यु उसी जेल में ही वहीं पर हो गई। गांधी जी जब टूटते हैं दोनों लोग का साथ नहीं रहता है, दोनों लोग, इनकी पत्नी भी वहीं मर गई थी, और इनके जो सचिव थे महादेव देसाई, ये दोनों लोग वहीं जो है आगा खां पैलेस जो पूना में था, ये दोनों लोग वहीं पर मर गए। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन था ये, इसी तरह से आपको जानना था इसको।
ये समझ गए भारत छोड़ो आंदोलन और बड़ा दिखा दे इसको, लिख लीजिए, लिखा देने का अगर लिख के लाना चाहिए, लाइए आपको लिखवा दें, लिख लीजिए, कल तक खत्म करना है क्लास, कल तक जो है जो लास्ट तक स्वतंत्रता संघर्ष तक पढ़ाना है। कल लास्ट रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास, और इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री अब देखिए कौन पढ़ाता है। हाँ, अब आप सब कहेंगे तो पढ़ाएंगे, सर के ऊपर है, सर कहेंगे तो पढ़ा देंगे। फिर अब देखिए आपको नया कोई आए ज़्यादा बाकी है, ज़्यादा बाकी है कैबिनेट। हाँ, कैबिनेट मिशन कल पढ़ाएंगे, है जो भी है कैबिनेट मिशन है और जो भी चीज़ें हैं संविधान वो पढ़ा देंगे जितना बचेगा, और कुछ बचेगा तो आप लोग बताइएगा, एक दिन संडे में आकर के हम पढ़ा देंगे, ठीक। और इसके बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री हो सकता चले, सर फिर बताएंगे क्या चलेगा क्या नहीं। उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो फिर आएंगे, फिर पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए प्लीज लिख लीजिए। हाँ, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942, 60 कट थोड़ा 60 अभी 8 अगस्त नहीं, 7 अगस्त अभी शुरुआत हम कर रहे हैं, 8 अगस्त अभी बाद में आए। ग्वालियर टैंक में अधिवेशन हुआ था, इसकी बात कर रहे हैं। 8 अगस्त को जो है स्थापना होगी, 7 और 8, हाँ 8 में जो है स्थापना होगी, 7 में जो है ग्वालियर टैंक में बैठक बुलाई जा रही है कांग्रेस की, तब प्रस्ताव पेश होगा। 8 तारीख को प्रस्ताव पेश होता है, तो 8 तारीख को 7 तारीख को बैठक बुलाई गई है, दे रहा है 7-8 दोनों दिया, 7-8 दोनों, अच्छा 8 अगस्त, इसमें दोनों घटना चक्र में दोनों, कौन सी छुपाई है? हाँ छत्तीसगढ़ वाला, इसमें दोनों, हाँ दोनों दिया, 7-8 दोनों दिया। कहीं कहीं डेट का इतना ज़्यादा है ना, कहीं 7 देता है, कहीं 8 देता है, 8 दिया, चलिए 8 मान लीजिए। 8 में तो 8 अगस्त है, लेकिन इसमें शुरुआत जो हुई थी अभी 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होगा, तब जो है वहीं से शुरू होता है, ठीक। लिख लीजिए, 8 अगस्त लिख लीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अरे बीच में 7-8 दिन मैडम थोड़ा सा गड़बड़ करती है, तो अब तक आप लोग का बहुत अच्छी से पूरा हुआ, तो बीच में 7-8 दिन बड़ा डिस्टर्ब किया, और 7-8 दिन मेरी भी क्लास और उनकी क्लास पूरा हम पढ़ाए, उनकी पूरी क्लास हम पढ़ाए, अब वो पढ़ाए भी नहीं, अपना वो भी किया, हमारा भी नुकसान, तो वही था। नहीं तो अब तक आप लोग का पूरा हो गया, बहुत अच्छा समय मिलता है, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा समय लेकर के हम पढ़ा रहे हैं, इसको मतलब वो नहीं अपना एक्स्ट्रा समय, क्योंकि भाई आप लोगों का नुकसान ना हो इस नाते हम एक्स्ट्रा वहाँ फैजाबाद से आते हैं यहाँ पढ़ाने, एक्स्ट्रा आप लोगों का नुकसान ना हो, 3-4 दिन हम एक्स्ट्रा पढ़ा दें। और इसके बाद भी कुछ बचेगा तो बताइएगा, नोट कर लीजिएगा और सर से बता दीजिएगा, संडे में किसी दिन आकर के पढ़ा देंगे, ठीक। और उसके बाद अगर आगे क्लास में थे तो हम लोग रहेंगे ही, आपको पढ़ाएंगे, तो सर के ऊपर है जो आएगा बताइएगा, ठीक। तो जो है 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। इसी दिन गांधी जी के सहयोग से आजाद थे। इसी दिन गांधी जी के सहयोग से नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लिखा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लिखा और इसे प्रस्तुत किया और इसे प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। प्रस्ताव का समर्थन वल्लभ भाई पटेल ने किया। प्रस्ताव का समर्थन वल्लभ भाई पटेल ने किया। प्रस्ताव का समर्थन वल्लभ भाई पटेल ने किया। वल्लभ भाई पटेल ने किया। वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इस जो है देखिए पटेल ने किया और इस प्रस्ताव में थोड़े बहुत परिवर्तन करके और इस प्रस्ताव में थोड़े बहुत परिवर्तन करके इसे 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। थोड़े बहुत परिवर्तन करके 8 अगस्त 1942 को इसे स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार कर लिया गया। 8 अगस्त 1942 को इसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद देखिए गांधी जी ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। गांधी जी ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। करो या मरो जिसका अर्थ है करो या मरो। इसका अर्थ है कि भारत की जनता आज़ादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न करे। भारत की जनता आज़ादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न करे। गांधी जी ने यहाँ यह कहा यह आंदोलन ना तो गुप्त हो और ना ही हिंसात्मक। यह आंदोलन ना तो गुप्त हो और ना ही हिंसात्मक। गांधी जी के निर्देश के अनुसार पॉइंट भी लिखिएगा। निर्देश के अनुसार पहला पॉइंट लिखिए, सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े। सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठावान की घोषणा कर दें। निष्ठावान रहने की घोषणा कर दें। कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहने की घोषणा कर दें। दूसरा पॉइंट, छात्रों से यह कहा था कि गांधी जी ने छात्रों से यह कहा था कि वे पढ़ाई तभी छोड़ें। छात्रों से ये कहा था कि वे पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त होने तक इस पर अडिग रहें। आज़ादी प्राप्त होने तक इस पर अडिग रहें। आज़ादी प्राप्त होने तक इस पर अडिग रहें। तीसरा पॉइंट लिखिए। इसी में तीसरा पॉइंट, राजा महाराजा भारतीय जनता की
प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें। और इसी में लिखिए, रियासतों में रहने वाली जनता, रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राज्य का अंग घोषित कर ले। रियासतों में रहने वाली जनता अपने आप को भारतीय राज्य का अंग घोषित कर ले। भारतीय राज्य का अंग घोषित कर ले। अंग घोषित कर ले। 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन प्रारंभ होते ही 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन प्रारंभ होते ही, ऑपरेशन प्रारंभ होते ही, ऑपरेशन जीरो आवर, आंदोलन प्रारंभ होते ही, ऐसे क्या, आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर, जीरो आवर, जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य चोटी के कांग्रेस के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य चोटी के कांग्रेस के नेता, गांधी जी और अन्य चोटी के कांग्रेस के नेता, मतलब बड़े नेता, कांग्रेस के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी, अगले उससे लिखिए पैराग्राफ से, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई आज सभी लोग, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी कौन? कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई आज सभी पूना के आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया। पूना के आगा खां पैलेस में इन लोगों को कैद कर लिया गया। पूना के आगा खां पैलेस में इन लोगों को कैद कर लिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन आगा खां पैलेस में थे, तो 1, 3, 4 मुख्य हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखिए नेहरू, इसके बाद दूसरे लाइन से लिखिए नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी पहली बार, कौन मुख्यमंत्री थे? पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? विजयलक्ष्मी पटेल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री विजयलक्ष्मी पटेल। बताइए। सरोजिनी नायडू जो वो थी ना, राज्यपाल थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। किसी का उधर मैदान क्षेत्र में है घर? हाँ, सुचेता की फलानी। और यही आपके सबसे बड़ी बात है, यही बस्ती की रहने वाली थी। यही जो महिलावल वाला क्षेत्र है, जो दौली से आपका बस्ती उधर महिलावल जाता है, वही क्षेत्र में, उसी क्षेत्र से वो जीती थी, यही की रहने वाली थी। सुचेता की फलानी जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री। ठीक, या देखा करिए ये सब चीज़ें जो प्रथम चीज़ें हैं उसको जरूर पढ़ लिया कीजिए। दूसरे में दिया हुआ उसमें जो प्रथम चीज़ें हैं उसको याद रखना चाहिए, कहीं भी कभी भी पूछ सकता है। ठीक, मुझे भी सर एकदम सही नहीं देता।
देता नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें सही दी हैं तो उसमें आप देख सकती हैं। जैसे बेसिक चीज़ें याद होना चाहिए। आप बेसिक चीज़ें जैसे अभी पूछ लिया तो ये सब चीज़ें, प्रथम महिला कौन है, प्रथम पुरुष, हर चीज़ों में प्रथम की चीज़ें अधिकतर पूछता रहता है। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। या इंटरव्यू जाके कभी ये सब चीज़ें पूछ लेता, बेसिक चीज़ें। लिखिए तब फिर और आगे, नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभ सीताराम रमैया, पट्टाभी सीताराम रमैया, सुभाष चंद्र बोस हो। हाँ? सीताराम रमैया, रमैया, सीताराम रमैया, सीताराम रमैया और कृपलानी, कृपलानी, हाँ कृपलानी, ये लोग जो है अहमदनगर के लोग, ये लोग कृपलानी जो थे ये जो है कहाँ पर बंद थे, अहमदनगर, अहमदनगर जेल में बंद थे। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में थे, राजेंद्र प्रसाद कहाँ थे, बांकीपुर। गुप्त रेडियो का प्रसारण, गुप्त रेडियो का प्रसारण राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से, गुप्त रेडियो का प्रसारण, गुप्त रेडियो का प्रसारण राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण कर रहे थे। गुप्त रेडियो का प्रसारण राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कर रहे थे। राम मनोहर लोहिया बांकीपुर जेल, राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर, राम मनोहर लोहिया जो है नियमित रूप से गुप्त रेडियो का प्रसारण कर रहे थे। इसके बाद लिखिए उषा मेहता, उषा मेहता, उषा मेहता, उषा मेहता कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भूमिगत रेडियो का संचालन कर रही थी, भूमिगत रेडियो का संचालन कर रही थी, भूमिगत रेडियो का संचालन कर रही थी, भूमिगत रेडियो का संचालन कर रही थी। 6 मई 1944 को लिखिए, 6 मई 1944 को, 6 मई 1944 को गांधी जी को आगा खां पैलेस से रिहा कर दिया गया। 6 मई 1944 गांधी और आगा खां पैलेस से रिहा कर दिया गया, लेकिन कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव, कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव देसाई की आगा खां पैलेस में ही मृत्यु हो गई, आगा खां पैलेस में ही मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ जो है कौन अमेरिकी पत्रकार था, तो अमेरिकी पत्रकार था, उसको लुई फिशर था, उसको नोट कर लीजिए कि महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, देखिए महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिका पत्रकार, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान,
आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ये जीवनीकाल भी इनके थे। लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनी मिली थी। जीवनीकाल लुई फिशर जो है इनके साथ थे। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा कि जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी के साथ कौन अमेरिकी पत्रकार था, क्या नाम था? लुई फिशर। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में शुरू से पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस का जीवनी पढ़ेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे और उनके द्वारा जो जो मूवमेंट चलाए गए उनके बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। इसके बाद आइए सुभाष चंद्र बोस। देखिए सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पे हुआ था। उड़ीसा के कटक नामक स्थान पे जो है 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी को उन्हीं के जन्म पर क्या पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक, अभी लिखा देंगे, उड़ीसा के कटक में हुआ था। और इनके 23 जनवरी जो है इसी को क्या नाम, किस नाम से किया गया है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? जानकी बोस। इनके पिता का नाम था जानकी बोस, एक वकील थे ये, और माता का नाम प्रभावती। माता का इनके नाम प्रभावती था और था जानकी बोस। जानकी बोस और माता का नाम प्रभावती। इनकी पत्नी का नाम था एमी सेंकले। माता का नाम प्रभावती। सुभाष चंद्र बोस अभी लिखा देंगे, आप पहले पढ़ लीजिए, अभी लिखा देंगे। हाँ, पहले आप समझ लीजिए चीज़ को, फिर लिखा। जन्म कब हुआ? स्थान कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी का क्या नाम है? जानकी बोस और माता का नाम प्रभावती बोस। इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु का तो जान रहे होंगे। गुरु का सुभाष चंद्र बोस की C.R. दास थे, ये इनके गुरु। C.R. दास इनके गुरु थे। इनकी पुस्तक जो बहुत फेमस है इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस की फेमस पुस्तक है। क्या नाम है? इंडियन स्ट्रगल। उन्होंने लिखा था, काफ़ी बार पूछी गई पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। और इनकी आत्मकथा जो है स्प्रेंगल टाइगर के नाम से जानी जाती है। स्प्रेंगल टाइगर जो है इनकी आत्मकथा थी, जिसे कर्नल रूट डाउ ने इसको लिखा था। स्प्रेंगल टाइगर इनकी आत्मकथा थी। अब इनकी जो है इन्होंने नारा क्या क्या दिया था? इन्होंने नारा दिया था, क्या क्या नारा दिया था? जय हिंद का नारा दिया था, और इसके बाद दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 3 नारा इनका फेमस था। क्या क्या? जय हिंद, दिल्ली चलो, जय हिंद कह के दिल्ली चलो, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये इनके बारे में था, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब इसके बाद जो है आप देखेंगे कि इसके बारे में, फिर इसके बाद जो है इनकी पढ़ाई लिखाई और जो शिक्षा दीक्षा कहाँ पे हुई? 1919 में ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया, और 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1919 में कर रहे हैं, और 1920 में जो है आप जाकर के देखेंगे कि इन्होंने क्या ICS की परीक्षा, मतलब मात्र 1 साल से अभी BA पास हो रहे हैं, उधर ICS की परीक्षा इन्होंने निकाल दी। चौथे रैंक से जो है ICS हो गए ये। और जो है ICS होने के बाद जो क्या किए, 1 साल के बाद जो है क्या करते हैं, छोड़ दिए। त्यागपत्र दे दिए थे, छोड़ दिए 1 साल के बाद। बस वो बताना चाह रहे थे कि भारतीयों में जो है ये कर सकते हैं, भारतीय
जो है मतलब ग्रेजुएशन पूरा हुआ और तुरंत जाकर के IAS की परीक्षा ICS की परीक्षा जो है पास की। और इसके बाद आप देखेंगे कि 21 में क्या हुआ था, 21 में जो है जब छोड़ के आए तो उनसे मुलाकात उनकी हुई चितरंजन दास से। चितरंजन दास जो थे इनके जो है राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने ही कांग्रेस में इनको शामिल कराया। 21 में कांग्रेस में भी शामिल हो जाते हैं। इसके बाद 23 में जो है ये कलकत्ता के जो है महापौर चुने जाते हैं, महापौर भी चुने गए थे ये कलकत्ता के। और जो है अब इसके बाद देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1928 में इन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी 28 में। और ये कांग्रेस के 2 बार जो है कांग्रेस सम्मेलन में जो है अध्यक्ष रहे हैं। कब रहे हैं, 38 में जो है 38 में 1938 में पहली बार जो अध्यक्ष रहे हैं। कहाँ पर रहे थे, हरिपुरा गुजरात। 1938 में आप देखेंगे 1938 में दूसरे में हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा गुजरात ये जो है 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हरिपुरा गुजरात में जो है अध्यक्ष रहे। फिर 39 में फिर इन्होंने जो है अध्यक्ष के लिए अपना नामांकन करा। 39 में ये 39 में कहाँ हुआ था, त्रिपुरी में। त्रिपुरी जो है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जो है 39 में भी नामांकन भरा था। लेकिन 39 में क्या हुआ था, हाँ 39 में गांधी जी ने जो है पट्टाभ सीताराम रमैया को अध्यक्ष बनाना चाहा और जो है लगातार दूसरी बार इन्होंने जो है नामांकन किया था अध्यक्ष के लिए त्रिपुरी में। और जो क्या होता है वहाँ पर कि गांधी जी जो है नहीं चाह रहे थे अध्यक्ष को और जो है पट्टाभ सीताराम रमैया को क्या किए, ये लोग अध्यक्ष के लिए गांधी जी ने उठाया। और यहाँ पर जो है चुनाव हुआ, पहली बार चुनाव हुआ अध्यक्ष के लिए। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस और दूसरे तरफ गांधी जी ने किसको लड़ाया था, पट्टाभ सीताराम रमैया को। लेकिन इसमें जो है फिर जो सुभाष चंद्र बोस इसमें विजयी हो जाते हैं। गांधी जी के कैंडिडेट जो पट्टाभ सीताराम रमैया थे ये हार जाते हैं और इसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी हो जाते हैं और कुछ दिन तक चलाते हैं। इसके बाद फिर जो है ये क्या कर देते हैं, त्यागपत्र देते हैं कांग्रेस, क्योंकि गांधी जी थे तो मतलब क्या हो रहा था, विरोध बहुत नहीं करना चाह रहे चीज़ों को वहाँ पे रह करके। उन्होंने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस से जो है 39 में। और जो है 39 में ही तो त्रिपुरी में तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा दोनों जगह ही अध्यक्ष रहे हैं। अभी यहाँ बिहार में क्वेश्चन आया था कि दोनों जगह अध्यक्ष थे कि नहीं, बने थे दोनों जगह, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तो त्यागपत्र दे दिए थे, जीते, चुनाव हुआ और चुनाव के बाद पट्टाभ सीताराम रमैया को हरा करके और जो है जीत गए थे। रहे कुछ दिन, उसके बाद हटा दिए गए। पूछेगा कितनी बार, 2 बार ये अध्यक्ष रहे, ठीक, लेकिन हट गए थे। और हटने के बाद फिर जो है फिर कौन बना था, इसके बाद फिर जो है 39 में जो है त्रिपुरी में हुआ और उसके बाद फिर जो है हट गए। अब इसके बाद 39 में क्या होता है, फिर इन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इन्होंने एक पार्टी बनाई। जब कांग्रेस से हट गए तो कांग्रेस से हटने के बाद इन्होंने 1839 में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने एक स्थापना की। जब कांग्रेस से हटने के बाद एक पार्टी और अलग से इन्होंने बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और आप देखेंगे इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। और इसी बीच में क्या होता है, 41 में इनको बंद कर दिया जाता है, नज़रबंद। और वहाँ से ये जो है जियाउद्दीन पठान जो थे उनका भेष बना करके उनके नाम से ये वहाँ से भारत से निकल जाते हैं। और वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, ये पेशावर पहुँचते हैं। और पेशावर के बाद काबुल से रूस, मतलब वहाँ से निकले भारत से, इसके जियाउद्दीन पठान के भेष बना करके उनका नाम रख करके। और जो है वहाँ से निकले, कहाँ गए, पेशावर से काबुल गए, काबुल से जर्मनी गए। और जर्मनी में इनकी मुलाकात किससे होती है, हिटलर से होती है। तो हिटलर से होती है वहाँ पर इनकी मुलाकात। और वहीं जर्मनी की जनता ने इनको नेताजी का के बुलाया था। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि कौन जो है इनको नेताजी कह के पुकारा था, तो जर्मनी की जनता ने कहा था नेताजी। तो सुभाष चंद्र बोस को नेता कौन कहा था, जर्मनी की जनता। हिटलर से भी इनका अच्छा संबंध था। और इसके बाद फिर वहाँ से जापान जाते हैं।
और जापान में भी इनका बहुत अच्छा संबंध हो जाता है। वहीं पर जापान ने इनको सिंगापुर क्षेत्र दे दिया था। सिंगापुर जो क्षेत्र था, जो जीता था जापान, सिंगापुर देश है, ध्यान रखेंगे आप लोग, दक्षिण पूर्व एशिया, तो उस देश को जो है इन्हें दे दिया गया और यहीं पर इन्होंने इसकी स्थापना की, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यही सिंगापुर में किया था। आज़ाद हिंद फौज कौन दिया था? जापान ने सिंगापुर को दिया था। तो यहीं पर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कब हुई थी? 42 में ही हो गई। 42 में जो है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, पहले जो है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो थे इसके जो है अध्यक्ष थे। रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। लेकिन क्या होता है कि जो कैप्टन मोहन सिंह थे उनका जो है क्या हो गया, वैमनस्यता हो गई किससे? जापान से। जापान से उनका संबंध खराब हो गया। कैप्टन किसका? मोहन का। तो जो है मोहन सिंह का जो संबंध खराब हो गया, तब रास बिहारी बोस जो थे इन्होंने जो है अध्यक्ष यही थे पार्टी के, कैप्टन मोहन को हटा करके जो है आज़ाद हिंद फौज की कमान किसको दे दी? आज़ाद हिंद फौज की कमान दे दी सुभाष चंद्र बोस को। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने जो है आप देखेंगे 21 अक्टूबर 1943 में 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर कब किए थे? 21 अक्टूबर 1943। आज़ाद हिंद फौज की जो है इन्होंने जो है स्थापना की, कहाँ पे किया था? सिंगापुर। सिंगापुर जो है जापान से इनको मिला था, तो सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की। ठीक, अब इसके बाद फिर देखेंगे कि जो है कब किया इसकी स्थापना? 21 अक्टूबर 1943। तो जो है 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कांग्रेस से जब संबंध खराब हो गया और त्रिपुरी में जो है चुनाव हो गया था इनके अध्यक्ष के लिए, चुनाव जीत गए थे। अब किसको हराए थे? प्रताप सीताराम रमैया को। गांधी जी ने जो है प्रताप सीताराम रमैया को जो है चुनाव लड़ने के लिए कर दिया। अब इसके बाद दोनों में चुनाव हुआ और कौन जीत गए? सुभाष चंद्र बोस वहाँ विजयी हुए। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और उसके बाद 41 में आप देखेंगे कि उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। और उसके बाद वो किसके नाम से? जियाउद्दीन पठान के नाम से वहाँ से कहाँ से भारत से निकलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? पेशावर पहुँचते हैं। पेशावर के बाद फिर काबुल, काबुल से रूस और रूस से जर्मनी। और जर्मनी में जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ से हिटलर से मुलाकात होती है और हिटलर से अच्छे संबंध उनके होते हैं। और जो है वहाँ जर्मनी की जनता ने उनको जो है क्या कहा था? नेताजी के नाम से संबोधित किया। और उसके बाद जापान जब गए, जापान में भी उनका अच्छा संबंध रहा। और जापान में आप देखेंगे कि जो है जापान में भी आप देखेंगे कि जापान ने उन्हें सिंगापुर जो है क्षेत्र को सौंप दिया। और यही सिंगापुर क्षेत्र में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया। ठीक, ये यहाँ तक ही है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस लिखेंगे, लिख लीजिए। नहीं तो उसको लिख के लाइएगा, सुभाष चंद्र बोस पूरा लिख करके आप लाइए पूरा। ठीक, पूरा डिटेल में सब लोग लिख के लाइएगा। पूरा अपने से कहीं से उसको लिख करके पूरा सबको लेके आना है। सब चीज हम देखेंगे, पूरा इसको लिख करके लाइएगा। ठीक, हाँ दिया 1939 घटना देखिए और काम दिया। लिख लीजिएगा, जैसे लिखने से अच्छा ठीक है। नहीं तो हम लिख के भेज देंगे, इसी तरह आप लोग पे डाल देंगे।
ये नहीं है, कल हम लिख के लेके आएंगे, उसमें आप डाल दीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में हम कल डलवा देंगे इसको, ठीक है, कल किसी को दे देंगे, अपना ग्रुप में पड़ जाएगा, लेकिन आप लोग लिख के